आज हमारे प्रीतु स्टडी क्लासेज पे कल मैंने कुछ वीडियो में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बता रहा था, लेकिन कुछ कमी थी, थोड़ा स्टोरेज फुल हो चुका था जिसकी वजह से मेरा वीडियो रुक गया। उसके बाद से मैं बनाने जा रहा हूं, लेकिन उसमें एक और है कि मैं इसको थोड़ा सा शुरू से एक बार हल्का समय बता के तो इसके रूल को मैं फॉलो करता हूं। कल तक के वीडियो में यह था कि जो पैसिव वॉइस होता है वह एक्टिव वॉइस 12 प्रकार का होता है, पैसिव वॉइस कितने प्रकार का, 8 प्रकार का होता है। उसमें से मैं पहला नियम बता रहा था किसका बेटा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का। तो हम पैसिव वॉइस तभी बना सकते हैं जब तक हमें इंग्लिश में पहचान न पता हो। जब हम जानेंगे भैया बाबू कि ये इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस है, तभी तो हम पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसके लिए जो मैं कल बताया था ट्रिक, पहला जो टेंस था प्रेजेंट, इसी टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। यही है ना बेटा। इसमें जो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस जो हम लोगों का है, कोई बच्चा आके बताए कि इंग्लिश में प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की पहचान क्या होगी, इंग्लिश में प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की पहचान क्या होगी। आओ बेटा पाया, आ जाओ, है बुला रहे हैं। बेटिया एक्टिव वॉइस में किसको प्रधानता दी जाती है? सर जी, एक्टिव वॉइस में कर्म को कर्ता को प्रधानता दी जाती है। कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में किसको प्रधानता? कर्म को। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश में कैसे पहचान करोगे? सर जी, वाक्य के अंत में कहाँ बेटा? क्रिया के अंत में एस या फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो उसे कौन सा टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर मान लो निगेटिव है तब कैसे पहचान? डू डज रहेगा, तो डू डज लगा रहेगा। ठीक है, जाओ। तो सबसे पहले बच्ची ने बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, देखो एकदम शॉर्टकट में मैं लिखवा रहा हूं आज। जो पहचान है वह जो सेंटेंस बना रहेगा, ध्यान देना, क्या बना रहेगा? जो सेंटेंस बना रहेगा उसमें क्रिया के अंत में क्या बेटा, यस या ईएस, यस या ईएस क्या होगा, लगा होता है। ध्यान दो बेटा, गारंटी है, वारंटी नहीं है, गारंटी है कि पैसिव आ जाएगा। क्रिया के अंत में यस या ईएस लगा होता है। ये फर्स्ट हो गया एक तरह से। सेकेंड टॉपिक, या क्रिया का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगा होता है। क्रिया का कौन सा फॉर्म बेटा, फर्स्ट फॉर्म लगा होता है। एक पहचान ये हो गई, क्रिया का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट। एक पहचान तीसरी की, अगर वाक्य निगेटिव रहेगा, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या बेटा, डू नॉट या डज नॉट लगा होता है। तो बात यहां ये आई कि हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फर्स्ट पहचान यस या यस, किसमें बेटा, क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ब। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू नॉट डज नॉट लगा होगा, तो इंग्लिश में पहचान होगी किसकी, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की। इसका जब हम नियम में बेटा, सबसे पहला नियम कि जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का, नियम में पहला है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है बेटा, ऑब्जेक्ट बन जाता है। पहला बात याद रखो, मैं अभी बुला रहा हूं बारी बारी से। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा, और यहां पे ध्यान देना, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में
क्या सब्जेक्ट बन जाता है। तीसरी बात, पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म, हमेशा कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो एक नियम हमको पता चला कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा, और क्रिया का हमेशा कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगेगा। और तीसरी जो बात है, तीसरी बात में यह है कि इसमें जैसे यह पहला टेंस है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें लगेगा क्या, जैसे मैं ये भी बात बता देता हूं। जैसे यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट है और ये बोलते हैं इसको आप। अगर मान लो ही है तो उधर जाएगा तो हिम, सी अगर है तो यहाँ क्या होगा, हर। आई अगर हो, पाल देख रहा बेटा, दिख रहा है ना, आई का मी, वी है तो अस, यू अगर है तो यहाँ पे यू, दे अगर दे तो यहाँ पे लिखना है बेटा देम। कोई दिक्कत बाबू, दे के जगह क्या लिखना है, देम। और आई वी यू, यही फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस यही है। एक और है इट, लेकिन इट का इट ही होता है, और ही रहेगा इस पार, उस पार जाएगा तो हिम। अगर हिम उधर है तो इधर आएगा तो ही। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के पहले हमें बाई का प्रयोग करना है। तो ये हमारा सिंपल नियम इतना हर पैसिव वॉइस में लागू होगा, जितना बनाएंगे सब में यह नियम क्या होगा, लागू होगा। थर्ड है इसमें आई, अगर आई इसमें ऐसे लिख देते हैं, इसका बनेगा कैसे, स्ट्रक्चर देख लो। इस स्ट्रक्चर मीन्स होता है ढांचा, ढांचा में क्या बनेगा, सबसे पहले, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर प्लस एच एम आर, क्या बनेगा, एच एम आर, फिर उसके बाद प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड, प्लस क्या लगेगा बेटा, बाई। अब बाई लगाने के बाद हमें क्या लिखना है बेटा, ऑब्जेक्ट। बाई के बाद यहाँ पे नहीं, जो ऑब्जेक्ट होगा मतलब वही जो पैसिव वॉइस का होता है उसी को तो मैं लिख देता हूं ऐसे ही, सब्जेक्ट मान लो, ऐसे समझ लो। ऐसे का मतलब ये है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट उधर जाएगा। जैसे में एक्टिव वॉइस है, आ जाओ भैया, हे हेल्प्स, पहले सिंपल, पहले सिंपल, पहले सिंपल से शुरू करते हैं। रुक जाओ, पहले इतना देख लो तो उसके बाद हम मिटा के करते हैं। देखो इधर ध्यान से, ही हेल्प्स, लड़के यहां क्या दिया, क्लियर, मी लिखा है ना, तो मी के लिए क्या, तो यहाँ पे हमें आई लिखा है बाबू ना, तो आई है तो इज एम आर में क्या लगेगा, तो हम यहां लगाएंगे एम। हेल्प का थर्ड फॉर्म, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई, ही जब उस पार जाएगा तो हिम, पहला वाला हमारा बन गया। फिर यहाँ क्या है देखो, अस, अस को जब शुरू में लाएंगे तो वे के साथ क्या लगेगा, आर, टीच का थर्ड फॉर्म स्टार्ट, बाई, आई का क्या होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, तो यहाँ तक तुम लोग थोड़ा सा रूल लिख लो, राइट कर लो, फिर तो नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। बारी बारी से सबको बुला रहे हैं और सब लोग आके यहाँ बोर्ड पे अच्छे से बनाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग आ गए एग्जाम्पल्स के रूप में जो वाक्य दिया गया है
उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। ए भी मीन्स होता है एक्टिव वॉइस, पी भी मीन्स होता है पैसिव। ये दो नियम है। तो मोहन बीट्स मी, यही वाक्य है सबसे पहले। आओ आओ आओ, हाँ जल्दी आओ, आ जाओ बेटा। आ जाओ, खड़े हो जाओ। ये कौन सा टेंस है? सीधे देख के बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फेस करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे तुम्हें पता चला है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? के लास्ट में यस लगा, किस में लगा है? बिट्स। नहीं ठीक है, बिट्स में लगा है, लेकिन ये क्या है बिट्स? इसमें सब्जेक्ट कौन है? बिट्स। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट मी। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट किसको बोलेंगे? हिमांशु आ जाओ बेटा। बता ले रहे हो लेकिन अभी कंफर्म नहीं बता पा रहे हो। बैठ जाओ, मैं समझाता हूं, अभी दूसरे लड़के से पूछता हूं। आओ बेटा तुम बताओ, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। और क्या आवाज मत करो। मोहन सब्जेक्ट है। बिट्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब है, ठीक। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ये देखो तीन प्रश्न बच्चे ने बताया, बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो मोहन है वह सब्जेक्ट है, और बिट्स क्या है? वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। अम्मी क्या है? ऑब्जेक्ट। हिंदी में अर्थ क्या होगा? मोहन मुझे पीटता है। मोहन मुझे पीटता है। बेटा काहे ताहती है बताए हो इसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बहुत अच्छा, कैसे पता चला तुमको? सही वर्ब में एस या यस लगा है। इसमें क्या लगा है? सही एस। एस लगा। इसी से तुम जाने हो कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पैसिव में सबसे पहले क्या बनेगा? सही मी का चेंज होगा। सबसे पहले मी का, तो मी का क्या होगा भैया? आई। आई होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है पैसिव में? इज ए मार्क। इज ए मार्क। आई के साथ क्या लगेगा? एम। बिटेन बाय मोहन। ठीक है, जाओ बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। जितना प्रिपरेशन कराया गया है उस हिसाब से बच्चे ने तुरंत बताया है कि जो शुरू वाला है इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। बिट्स क्या है? क्रिया है। और मी क्या है? कर्म। कर्म माने हिंदी में कहते हैं कर्म, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अर्थात मोहन किसको? मी मीन्स मुझे, बिट्स मीन्स पीटता है। तो मोहन मुझे पीटता है, इसका मतलब कि जो करता है वह कर्म कर रहा है। और कर्म कर रहा है किसका? पीटने का। और किसको? मुझे। मुझे। तो इसका मतलब मोहन कोई सब्जेक्ट है जो उस कार्य को कर रहा है। और किसके ऊपर धड़धा रहा है? मी। तो अब यहां पे अगर समझने वाली बात है, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। आई के साथ एम। बिट का थर्ड फॉर्म बिटेन। और नए ऑब्जेक्ट के पहले मुझे लगाना है क्या? बाई। और मोहन। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नेक्स्ट है आई लाइक इट। समझो ध्यान से, आई लाइक इट। लेकिन यहां पे इट जो लिखा है ऑब्जेक्ट, आई लाइक इट माने मैं इसे पसंद करता हूं, इससे कोई निर्जीव वस्तु है। तो अब यहाँ पे इट है ना, इट का सब्जेक्ट इट ही होता है। हाँ, इट के साथ बाबू लगेगा क्या? इट। लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक। बाय मी। यहां तक क्लियर हो गया अपना? निखिल आ जाओ बेटा, जल्दी आओ जल्दी। बाबू ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? सर इसमें मतलब डू है, डू नॉट। घबरा कह रहे हो? कोई कुछ कर लेगा क्या तुम्हारा? कोई बाल बांका नहीं कर सकता, टेंशन मत लो, घबराओ मत, कोई घबराना नहीं है। हाँ, और बताओ कैसे जाने?
सही बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं सर है। इसमें डू नॉट है इसलिए प्रेजेंट इंडिफरेंट। अच्छा, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में डू नॉट डज नॉट कब लगता है बाबू? डू नॉट कब लगता है? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। प्रेजेंट इंडिफरेंट में डू नॉट डज नॉट कब लगता है? आवाज में सोचने दो बच्चों को भाई। हाँ, डू नॉट डज नॉट कब लगता है प्रेजेंट इंडिफरेंट में? कब लगेगा? वाक्य की क्या सिचुएशन होगी तब लगेगा? क्या से शुरू हो? नो नो नो, वो तो ठीक है, डज लगेगा, लेकिन डू नॉट डज नॉट कब लगेगा? किस सिचुएशन में लगेगा? एग्जाम्पल मुझे हिंदी में बोलो कि हाँ इसमें डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। जैसे वह काम नहीं करता है। ठीक, निगेटिव सेंटेंस कहना ही चाहते हो ना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ बेटा, बहुत अच्छा, ठीक है जाओ। शी डज नॉट टीच हिंदी, मतलब अर्थ हुआ कि वह हिंदी नहीं पढ़ाती है। तो मतलब डू नॉट डज नॉट का प्रयोग तब होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में जब वाक्य निगेटिव होता है तब। लेकिन हमको पैसिव में बनाना किसको है भैया? लास्ट में ये सब्जेक्ट है, ये डज नॉट जो है इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो सहायक क्रिया होती है उसको बोलते हैं। टीच मेरा क्रिया है हिंदी, तो सबसे पहले लिखेंगे हम हिंदी। अब हिंदी लिख दिए ना तो हमें डू नॉट डज नॉट नहीं लगाना, हमें हिंदी के अनुसार क्या इज नॉट, टीच का हमेशा डॉट, बाई, अब यहाँ पे सी जब उधर गया तो यहाँ पे हो गया हर। वी रिस्पेक्ट हिम, प्रिया आ जाओ बेटा, वी रिस्पेक्ट हिम। रोहन इसके बाद आना बेटा, वी रिस्पेक्ट हिम, क्या बनेगा सबसे पहले? he is रिस्पेक्टेड। थर्ड फॉर्म बोलो ना साफ साफ आवाज में। हाँ, बाई। तुम कैसे जानी हो कि इसमें इज ही लगेगा? कैसे पता कि ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है भैया? तो फर्स्ट फॉर्म, कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है? रिस्पेक्ट में दिख रहा है। ठीक है जाओ, बहुत अच्छा, बच्ची ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि ये रिस्पेक्ट है वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफरेंट है और इज एम आर लगेगा इसमें। वी डू नॉट हेल्प हिम, कौन बताएगा भैया? कोई बच्चा बताए, आओ आओ जल्दी। वी डू नॉट हेल्प हिम, हाँ, he is not helped by us। बैठ जाओ बेटा। राम प्लेज हॉकी इन द मॉर्निंग, कौन बच्चा इसको बता सकता है? आओ आओ जल्दी जल्दी आओ बाबू, लेट हो रहा है ना। राम प्लेज हॉकी इन द मॉर्निंग, हाँ, आवाज क्या कर रहे हो आप? हाँ, नहीं बेटा गलत है, सॉरी एकदम गलत है। आओ आओ, तुम लोगों में भी कोई बताना चाहे तो आके बोलो। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे ने जवाब दिया है। ठीक है जाओ जाओ, बहुत अच्छा, जाओ बेटा। सबसे पहला राम प्लेज हॉकी इन द मॉर्निंग। आवाज क्या कर रहे हो आप? राम प्लेज हॉकी इन द, ये जो मॉर्निंग है ना ये टाइम है, टाइम माने समय है कि राम सुबह में हॉकी खेलता। तो काम नहीं ना हुआ मॉर्निंग, काम क्या है उसका? सुबह में हॉकी खेलने का ना, तो काम उसका क्या है? वर्क उसका क्या हो रहा है? हॉकी, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो सबसे पहले हॉकी, हॉकी के बाद क्या लगेगा? एच, प्लेड के बाद बाई राम लिखकर
अब फिर उसके बाद हम लिख देंगे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। दे डू नॉट डिस्टर्ब मी। किसको आ रहा हाथ उठाए? दे डू नॉट डिस्टर्ब। आ जाओ बिटिया, जल्दी जल्दी आओ ना, इतना देर करोगे? बुला रहे हैं अभी। हाँ बोलो। आई इज नॉट लगेगा। आई एम डिस्टर्ब्ड बाई देम। ठीक है, बैठ जाओ बेटा। डज सी नॉट हेट द। अब इसको सीरियस होकर समझ लो। दो वाक्य चूंकि अभी देंगे बनाने के लिए, गलती नहीं होना चाहिए। यहां हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में, तो परेशान मत हो। चूंकि डू डज है, कंफर्म है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डू नॉट डज नॉट रहे तब भी, और शुरू में डू डज रहे तब भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमें पैसिव जब बनाना है तो हमें भी इंट्रोगेटिव में रखना है, लेकिन किसके अनुसार रखना है? मुझे रखना है द बेगर। अब द बेगर के अनुसार यहाँ पे सबसे पहले इज। अब देखो इसमें सहायक क्रिया पहले था, इसमें भी लगेगा, लेकिन इसमें लगेगा पैसिव वॉइस का। जो इज बाद में लग रहा था वो इज कहाँ लगेगा? पहले इज द क्या होगा बेटा? बेगर। नहीं है तो नॉट। हेट का थर्ड फॉर्म हेटेड। अब बाई सी का हर, लेकिन प्रश्नवाचक का चिन्ह वहीं पे रहेगा। डू वी नॉट डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। तो सबसे पहले यहाँ क्या है? द स्वीट्स। और जब स्वीट्स है तो यहाँ पे सबसे पहले आर द, यहाँ पे स्वीट्स आर द स्वीट्स हो गया। नहीं है तो नॉट। यहां होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, चूंकि थर्ड फॉर्म लगाना हमारे लिए क्या है? जरूरी। बाई वी का क्या होगा बेटा? अस। अब प्रश्नवाचक का चिन्ह। ये हु के लिए स्पेशल नियम, हु के लिए स्पेशल नियम। अगर वाक्य हु से शुरू हो, अब पैसिव बनाना हो तो हु के जगह तुमको लिखना है सबसे पहले बाई होम। याद कर लेना, हु के जगह क्या लिखना है? बाई। द गीता के अनुसार यहाँ पे क्या लगेगा? इज द गीता। और रीड का थर्ड फॉर्म होता है रीड ही। अब प्रश्नवाचक का यहाँ पे क्या लगा देंगे? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क्स में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह जरूरी होता है प्रश्नवाचक वाक्य में। तो ये मेरा रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर मिलते हैं, और फिर इसी नियम के साथ अगला वीडियो जरूर देखिए। इसके साथ साथ पृथ्वी स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, जिससे कि आत्मबल बढ़े और अच्छे से अच्छे और पढ़ाने का तरीका मैं जो है चालू करूं जो है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ बेटा देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ हम फिर आ गए हैं। अभी भी टेंस वही है। शुभम आ जाओ बेटा, जल्दी आओ, फास्ट आओ बेटा, फास्ट आ जाओ। इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब्स है? पहले ये बताओ। स्पीक वर्ब है, ओके। दे सब्जेक्ट है और ट्रूथ ऑब्जेक्ट है। द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है। हिंदी में अर्थ क्या होगा? दे स्पीक द ट्रूथ, वे सच बोलते हैं। वे सच बोलते हैं, चाहे वे सत्य बोलते हैं। अच्छा तुम काहे ताहती है इसको लगाए हो? सर क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता चला सर? क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। वेरी गुड जवाब। पैसिव वॉइस बता सकते हो बाबू? क्या बनेगा? द ट्रूथ इज। घबराओ मत। द ट्रूथ इज। स्पीक का बाबू थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, बाय देम होता है। वेरी गुड, जाओ बेटा, बहुत अच्छा। बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया है बाबू सभी लोगों को। उसने बताया है कि जो दे है इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता। ये करता है, क्योंकि सत्य कौन बोल रहा है बाबू? वे। सत्य उसका कर्म है। अब बोलना एक तरह से क्या है? क्रिया है। सबसे पहले हमको उठाना है पैसिव वॉइस में द ट्रूथ। एक वचन है इज। स्पीक का, ये लड़की बात कह कर रही हो? स्पीक का स्पोकन बाई, दे का देम होगा। ओमेन वियर ऑर्नामेंट्स।
वी कौन बताएगा बेटा, जल्दी कौन बता सकता है? ऑर्नामेंट्स मींस क्या होता है बाबू? ज्वेलरी, जो गहना होता है ना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्नामेंट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंट्स। तो महिलाएं जो है ऑर्नामेंट्स वियर मींस पहनती है, मतलब जो ज्वेलरी है, जो गहना है, उसे महिलाएं क्या करती हैं? पहनती है। सबसे पहला उठाएंगे यहां से ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, लेकिन ये एक वचन नहीं है, एस लगा है तो आर, वियर का थर्ड फॉर्म होता है ओर्न, WORN। अब बाई जो लास्ट है हमारा ओमेन, ओमेन जो लिखा हुआ है वो अपने स्थान पर रहेगा, WOMAN, अब फुल स्टॉप हो जाएगा। द चिल्ड्रन लाइक स्वीट थिंग्स, स्वीट थिंग्स मतलब बच्चे जो हैं मीठी वस्तुएं क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है कि कैसी वस्तु पसंद करते हैं? स्वीट थिंग्स। हमें कुछ अपने से नहीं लगाना है इसमें, थिंग्स। यहां बेटा आर, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक, बाई यहां पे द चिल्ड्रन। उसके बाद बेटा द सर्वेंट स्वीप्स द रूम, तो यस यहां भी आया है, प्रेजेंट इंडिफरेंट। सबसे पहले द रूम, एक वचन रहेगा बेटा तो क्या लगाना है? इज। स्वीप का होता है स्वेप्ट, और लास्ट में बाई द यहां पे लग जाएगा सर्वेंट हो जाएगा। यहां डू पहले लगा है, क्यों डू पहले लगा है? क्योंकि पुलिस में एक लोग नहीं आते, कई लोग होते हैं, इसलिए यहां डू लगा है। तो सबसे पहले द मर्डरर, उसके अनुसार क्या लगेगा? इज। द मर्डरर अपराधी होता है, मर्डर। फिर उसके बाद इज द मर्डर इन्वेस्टिगेटेड, जांच पड़ताल करना, बाय द किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। फिर यहां भी एक्टिव वॉइस में है बाबू, इसका मुझे पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले द फूड, द एक वचन है तो इच, निगेटिव है ना, तो इच के बाद नॉट। कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, बाई के बाद माई मदर हो जाएगा और फुल स्टॉप रहा। ये पूरा एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो कल के वीडियो में जरूर है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस फुल रूप में बताया जाएगा। और ऐसे वीडियो का आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ, और कल बच्चों से पूछताछ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव के बारे में जो है।